लोकमान्य तिलक प्रेरणा के महापुरुष थे। उन्होंने ही सर्वप्रथम हमें स्वराज्य के पथ पर चलने की प्रेरणा प्रदान की थी। उन्होंने ही अंग्रेजों की संगीनों के मध्य में मुट्ठी बांधकर कहा था, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। उन्होंने केवल कहा ही नहीं था, स्वराज्य की प्राप्ति के लिए आजीवन संघर्ष भी किया था। उनके संघर्ष की कहानी बड़ी ही साहसपूर्ण और प्रेरणादायी है। वह एक ऐसी कहानी है जो युग युगों तक भारतीय युवकों की रगों में शक्ति का संचार करती रहेगी, प्रेरणा का रक्त भरती रहेगी। तिलक ऋषि थे, महामानव थे। देश की स्वतंत्रता के लिए कष्ट अनेक व्यक्तियों ने उठाए हैं, किंतु पुत्र की मृत्यु पर कुर्सी पर बैठकर धैर्य से काम करने वाले तिलक ही थे। पुत्र की अर्थी उठ रही थी, राम राम सत्य है की आवाज उनके कानों में पड़ रही थी, किंतु वे अपने अखबार के लिए संपादकीय लिखने में तन्मय थे। वे कुर्सी पर से उसी समय उठे जब संपादकीय को समाप्त कर चुके। धन्य थे तिलक और धन्य था उनका धैर्य। उन्होंने अपना संपूर्ण सुख और सौभाग्य देश के चरणों पर न्यौछावर कर दिया था। तिलक विद्वान, विचारक और महान नेता होते हुए भी गरीबी से जूझते थे। उनकी पत्नी चक्की से आटा तैयार करती थी, जूठे बर्तन साफ करती थी और अपने हाथों से घर में झाड़ू लगाया करती थी। तिलक के एक मित्र ने जब उनकी पत्नी के कष्टों को देखकर उनसे कहा, महाराज, आप अपने लिए कुछ ना करें तो अपनी पत्नी के लिए तो कुछ करें। तिलक ने उत्तर दिया, यह क्यों नहीं कहते कि मैं उन करोड़ों पत्नियों के लिए करूं जो मेरी ही पत्नी की भांति कष्टों की आग में जल रही है। धन्य थे तिलक जो अपने कष्टों के पैमाने से ही सबके कष्टों की माप किया करते थे। तिलक महान देशभक्त थे, महान संपादक भी थे। वे दो दो पत्रों का प्रकाशन और संपादन एक साथ करते थे। वे अपने अखबारों के लिए लेख तो लिखते ही थे, लेखों की कंपोजिंग भी किया करते थे। यही नहीं, वे कंपोजिंग किए हुए मैटर को कंधे पर रखकर प्रेस में भी पहुंचाया करते थे। वे आधुनिक युग के भीष्म पितामह थे। वे थकना नहीं जानते थे, देश के लिए आंधी की तरह चलते रहते थे। कष्टों का पहाड़ सिर पर उठाए रहते थे। जेल जाना तो साधारण सी बात थी। उनका एक पैर सदा जेल के भीतर रहता था। उन्हें जो कुछ कहना होता था कह डालते थे। काले पानी की काली कोठरी में भी बिना किसी चिंता के उनकी कलम चलती थी। उन्होंने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक गीता की भूमिका काले पानी की कोठरी में ही लिखी थी। तिलक ने जिस स्वतंत्रता के लिए रण का यज्ञ किया था, उस स्वतंत्रता को वे देख तो नहीं सके, पर स्वतंत्रता उन्हें युग युगों तक याद करेगी और सोचा करेगी कि काश तिलक होते। देश तिलक का सदा ऋणी रहेगा। आज हम जिस नए भारत को देख रहे हैं, उसकी नींव तिलक ने ही अपने हाथों से रखी थी। आज जब भी 23 जुलाई आती है, हम तिलक को याद करते हैं। सन 1856 ईस्वी की 23वीं जुलाई के दिन रत्नागिरी में जन्म हुआ था। वे महाराष्ट्रीय ब्राह्मण थे। वे एक ऐसे ब्राह्मण थे जो संपूर्ण जनता को ही अपना परमात्मा मानते थे और जिसने जनता की पूजा अर्चना में ही अपने को मिटा दिया, मिट्टी में मिला दिया। तिलक की प्रारंभिक शिक्षा मराठी और संस्कृत में हुई। उन्होंने पूना से हाई स्कूल और बीए की परीक्षा पास करने के पश्चात वकालत की भी परीक्षा पास की। यद्यपि उनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, किंतु फिर भी वे निजी कार्यों में ना लगकर देश के ही कार्यों में लगे। आगरकर उनके विद्यार्थी जीवन के साथी थे। उन्होंने आगरकर के साथ प्रतिज्ञा की कि जीवन में और कोई काम नहीं करेंगे, केवल देश की सेवा में ही अपने जीवन को मिटा देंगे। तिलक और आगरकर दोनों साहसी और देशभक्त युवकों ने पूना में एक ऐसे अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की जिसमें देशभक्त अध्यापक रखे जाते थे और जिसमें विद्यार्थियों को देशभक्त बनाने का प्रयत्न किया जाता था। तिलक का शिक्षक के क्षेत्र में यह क्रांतिकारी कदम था। इसके पूर्व किसी ने भी शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार कदम नहीं उठाया था। तिलक ने केवल अंग्रेजी स्कूल की ही स्थापना नहीं की, दक्कन सोसाइटी की भी स्थापना की। दक्कन सोसाइटी की ओर से कई राष्ट्रीय स्कूल
और कॉलेज खोले गए थे। फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना में भी तिलक का महत्वपूर्ण योग था। उन दिनों अंग्रेज सरकार के विरुद्ध कुछ कहना या अखबारों में लिखना कांटों की शह पर चलने के समान था, पर तिलक ने कभी भी इसकी चिंता नहीं की। उन्होंने तो देश की सेवा का व्रत लिया था। जो देश की सेवा का व्रत लेता है उसे कष्टों की तो कोई बात ही नहीं, मृत्यु की भी चिंता नहीं रहती। तिलक ने सत्य को प्रकट करने के लिए आगरकर के सहयोग से 2 पत्रों का प्रकाशन प्रारंभ किया, अंग्रेजी में मराठा और मराठी में केसरी। तिलक इन दोनों पत्रों के प्रकाशन में अपने पास से ही धन खर्च किया करते थे। अभी 1 वर्ष का भी समय न बीत पाया था कि कोल्हापुर रियासत की ओर से दोनों पत्रों पर मानहानि का मुकदमा चला दिया गया। मुकदमे में तिलक और आगरकर को 4-4 महीने की सजा दी गई। 4 महीने के पश्चात जब तिलक जेल से बाहर निकले तो जनता ने उनके स्वागत में अपना हृदय बिछा दिया था। उनके जयनाद के साथ जेल के फाटक से बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया था। उन्होंने जनता के समक्ष जो भाषण दिया था उसमें अंग्रेजी शासन की तीव्र आलोचना की गई थी। अतः कहना ही होगा कि तिलक अंग्रेज सरकार की आंखों में गड़ने लगे। तिलक देश को अंग्रेजों के चुंगल से मुक्त कराना चाहते थे। वे इस महान कार्य के लिए जनता के हृदय में जागृति का ज्वार उत्पन्न करना चाहते थे। उन्होंने जागृति का ज्वार उत्पन्न करने के लिए ही गणपति उत्सव की स्थापना तो की ही, शिवाजी जयंती महोत्सव मनाने की प्रथा भी डाली। गणपति उत्सव और शिवाजी जयंती पहले भी मनाई जाती थी, किंतु दोनों को सार्वजनिक रूप देने का श्रेय तिलक को ही है। तिलक की ही प्रेरणा से हिंदू और मुसलमान दोनों गणपति उत्सव और शिवाजी जयंती महोत्सव में साथ ही साथ भाग लेने लगे थे। उन्हीं की प्रेरणा से गणपति उत्सव और शिवाजी जयंती महोत्सव का संबंध राष्ट्र के साथ जोड़ा जाने लगा। सर्वप्रथम तिलक बंबई के अधिवेशन में कांग्रेस में सम्मिलित हुए थे। इसी अधिवेशन में लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्रपाल भी सम्मिलित हुए थे। ये तीनों मनीषी आगे चलकर राजनीति के क्षेत्र में बाल, लाल और पाल के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। एक समय था जब भारत के घर घर में बाल, लाल और पाल का नाम बड़े गर्व और गौरव के साथ लिया जाता था। सन 1897 ईस्वी में सारे महाराष्ट्र में अकाल और प्लेग का प्रकोप फैला। चारों ओर से त्राहिमाम त्राहिमाम की पुकार उठने लगी। तिलक ने अपने प्राण हथेली पर लेकर अकाल और प्लेग पीड़ितों की सेवा की। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में किसानों से कहा, अगर तुम्हारे पास लगान देने के लिए पैसा नहीं है तो लगान मत दो। तिलक ने अपने मराठा और केसरी में अकाल पीड़ितों की हृदय को कपाने वाली कहानियां तो प्रकाशित की ही, अंग्रेज सरकार की कुप्रबंध के लिए तीव्र निंदा भी की। इसका परिणाम भी यह हुआ कि अंग्रेज अधिकारी उन्हें अपने मार्ग का कांटा समझने लगे और उनकी गिरफ्तारी के लिए षड्यंत्र रचने लगे। पूना में प्लेग का प्रकोप अधिक था। एक बुरे कानून के अनुसार अंग्रेज सिपाही घरों में घुस जाते थे। प्लेग पीड़ितों को घरों से बाहर निकालकर एक विशेष स्थान में ले जाते थे। अंग्रेज सिपाही स्त्रियों और बच्चों पर अत्याचार भी करते थे। अंग्रेज सिपाहियों के अत्याचारों से पूना रो रहा था, सिसक सिसक कर रो रहा था। तिलक ने अपने मराठा और केसरी के द्वारा अंग्रेज सिपाहियों के अत्याचारों का तीव्र विरोध किया और अंग्रेजी शासन की निंदा की। उन्हीं दिनों रेड और आयर्स नामक 2 अंग्रेज अफसरों की हत्या कर दी, क्योंकि पूना का प्रबंध इन्हीं दोनों के हाथों में था। रेड और आयर्स की हत्या से अंग्रेजी सरकार कांप उठी। सरकार की ओर से यह कहा जाने लगा कि तिलक ने मराठा और केसरी में जो उत्तेजनापूर्ण लेख लिखे थे उन्हीं के कारण रेड और आयर्स की हत्या की गई। फलतः तिलक पर राजद्रोह का अभियोग चलाया गया। तिलक ने अपने को निरपराध प्रमाणित करने का अधिक प्रयत्न किया, किंतु कुछ भी परिणाम नहीं निकल सका। उन्हें 18 महीने के कारागार की सजा दी गई। तिलक की सजा से भारत में तो आंधी चली ही, इंग्लैंड में भी चली। इंग्लैंड के कई विद्वान अंग्रेजों ने तिलक की सजा का विरोध किया। इंग्लैंड की पार्लियामेंट में प्रश्न पूछे गए। सुप्रसिद्ध अंग्रेज विद्वान मैक्स मूलर ने विक्टोरिया की सेवा में उपस्थित होकर निवेदन किया कि तिलक को छोड़ देना चाहिए। फलतः 1 वर्ष तक जेल में रहने के पश्चात तिलक छोड़ दिए गए। तिलक जब जेल से बाहर निकले तो केवल महाराष्ट्र में ही नहीं, सारे भारतवर्ष का सागर उमड़ उठा। वे अपने तप और त्याग से जन जन के हृदय के आसन पर प्रतिष्ठित हो उठे थे। उन्हें लोग बेताज बादशाह कहते थे।
सन 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के प्रश्न को लेकर सारे देश में विद्रोह की आंधी चल पड़ी। सारे भारत में एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक अंग्रेजी शासन के विरुद्ध दहाड़ होने लगी। उन्हीं दिनों स्वदेशी का आंदोलन भी बड़े जोरों से चला। उस आंदोलन में केवल 3 ही महानायकों का नाम लिया जाता था, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। सरकार की ओर से दमन का चक्र भी जोरों से चलता था, किंतु फिर भी नवयुवकों की रगों में गर्मी बनी रहती थी। एक लेखक ने एक संबंध में लिखा, बंगाल के विभाजन के प्रश्न को लेकर चले हुए आंदोलन को जो प्रेरणा बाल गंगाधर तिलक से मिली थी, वह देश की स्वतंत्रता के इतिहास में सदा याद रखी जाएगी। सन 1907 ईस्वी में सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। अधिवेशन में गरम और नरम दल के नेताओं में बड़ा विग्रह उपस्थित हुआ। गरम दल के नेता थे लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। सूरत के झगड़े का तिलक पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा। वे कांग्रेस से पृथक हो गए। सन 1908 ईस्वी में मराठा और केसरी में प्रकाशित कुछ लेखों को लेकर तिलक पर पुनः राजद्रोह का अभियोग चलाया गया। उन्होंने बड़ी बुद्धिमता के साथ अपने को निर्दोष प्रमाणित किया, किंतु अंग्रेज सरकार तो उन्हें दंड देने का निश्चय कर चुकी थी। उन्हें मुकदमे में 6 वर्ष की काले पानी की सजा दी गई। उस समय उनकी अवस्था 52 वर्ष की थी। तिलक 6 वर्ष तक मांडले की जेल में रहे। उन्होंने जेल में ही अपनी वह पुस्तक लिखी जिसके लिए उनकी संपूर्ण जगत में प्रशंसा की जाती है। उस पुस्तक का नाम है गीता रहस्य। गीता रहस्य में कर्म योग को आधार मानकर भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों की व्याख्या की गई है। 6 वर्षों के पश्चात जब तिलक जेल से छूटकर बाहर निकले तो सारे देश में हर्ष और उल्लास छा गया। जेल से छूटने पर उन्होंने होम रूल लीग आंदोलन में भाग लिया। सन 1916 ईस्वी में उन पर पुनः राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया, किंतु प्रमाण न मिलने के कारण वे बरी कर दिए गए। सन 1916 ईस्वी में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तिलक भी उस अधिवेशन में सम्मिलित हुए थे। उनकी सवारी की गाड़ी को बड़े बड़े नेताओं ने अपने हाथों से खींचा था। लखनऊ की कांग्रेस में गरम और नरम दल वालों का मतभेद दूर हो गया। दोनों दलों में समझौता हो गया। फलतः तिलक कांग्रेस में सम्मिलित हो गए। तिलक जब मांडले की जेल में थे, शिरोल नामक एक अंग्रेज ने एक पुस्तक लिखी थी, भारत में अशांति। उस पुस्तक में शिरोल ने तिलक को हिंसावादी और मुसलमानों का शत्रु कहकर बदनाम करने की कुचेष्टा की थी। अतः तिलक ने सन 1917 ईस्वी में इंग्लैंड जाकर शिरोल पर मानहानि का मुकदमा चलाया। यद्यपि तिलक मुकदमे में हार गए थे, किंतु अंग्रेजों की खोखली न्याय नीति का चित्र भी सामने आ गया था। इंग्लैंड से लौटने पर तिलक ने होम रूल आंदोलन में भाग लिया। सन 1919 ईस्वी में अमृतसर की कांग्रेस में उन्होंने कहा था, अंग्रेज न्याय करना नहीं जानते। वे भारत को जो कुछ दे रहे हैं वह कुछ नहीं है। भारत को चाहिए पूर्ण स्वराज्य। इससे कम लेना भारत की मृत्यु होगी। निरंतर संघर्ष करने के कारण तिलक का स्वास्थ्य गिर गया था। सन 1920 ईस्वी के जून मास में बंबई में भी बीमार पड़े। वह उनकी अंतिम बीमारी थी। 1 जुलाई को वे सदा के लिए भारत छोड़कर चले गए। भारत उन्हें कभी भी भूल नहीं सकेगा, भूल नहीं सकेगा। जय हिंद, जय भारत।